नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत परिवार में पहली 2 बालिकाओं और नवजात कन्या शिशुओं को महालक्ष्मी किट दी जा रही है। योजना की शुरुआत के साथ ही पूरे राज्य से कुल 16,929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना है, इसलिए बेटियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। समाज में महिला पुरुष के बीच भेदभाव की सोच को समाप्त करना होगा। पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगी। अरविंद केजरीवाल के 300 यूनिट बिजली फ्री के दावे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई और सभी दल जनता को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं। तो आप नेता केजरीवाल के वायदों को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को बिजली गारंटी कार्ड की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि प्रदेश भर में अभियान चलाया जा सके। और इसी कड़ी में आज आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अरविंद केजरीवाल की 4 गारंटी को आज से पूरे उत्तराखंड में घर घर तक ले जाने का काम करेंगे। आपने 10,000 कार्यकर्ताओं को 20 लाख घरों तक गारंटी कार्ड देने की जिम्मेदारी दी है। अपनी पार्टी ने यहाँ से आज 350 व्हीकलों को रवाना किया, जिनका उद्देश्य है प्रदेश में गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना और जो 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुँचाना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। हमारा ये मानना है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति के तक पहुँचना चाहिए, हर घर तक पहुँचना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र की बीजेपी सरकार आज डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने में विफल साबित हुई है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। बीजेपी में सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन का वायदा किया गया था, लेकिन सरकार ने तेल के दामों को 100 रुपए के पार पहुंचाकर अच्छे दिन दिखा दिए हैं। वादा करके जनता को धोखा दे करके सत्ता में आए थे और इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे, लेकिन हम अगला कदम हमारा जब होगा तो कि हम 35 रुपये लीटर तेल ढूंढने के लिए निकलेंगे। आज खाने का तेल भी 200 रुपये पार हो चुका है। मोदी सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऋषिकेश एम्स में हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाला पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और प्रेशर स्विंग एडॉप्शन तकनीक आधारित इस प्लांट से प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ये प्लांट कोविड मरीजों के इलाज में लाभकारी साबित होगा। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। स्थान को पीएम केयर्स फंड के द्वारा 1000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत किया गया है और हमारे निदेशक महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि आगे मरीजों को थर्ड वेव में या कोई भी आपदा आए उसमें ऑक्सीजन की कमी ना रह पाए। हम उम्मीद जता रहे हैं कि ये प्लांट 1 महीने के अंदर स्थापित हो जाएगा। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को गति देने के लिए सरकार ट्रैकिंग क्लस्टर को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। उत्तरकाशी के हरकी दून को प्रदेश के पहले ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अंगोड़ा गांव में पर्यटन विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है और अगले 2 महीने में क्लस्टर तैयार किए जाने की उम्मीद की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साहसिक पर्यटन के लिए पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आकर्षित होंगे। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी तैयारी में सरकार जो है वो जुट चुकी है। हरकी दून में पहला ट्रैकिंग क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू करने की योजना सरकार बना रही है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है और जल्द ही इस पर
काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। साहसिक पर्यटन को अगर रफ्तार मिलेगी तो यहाँ पर पर्यटकों की भी जो संख्या है वो बढ़ेगी। हल्द्वानी में सुल्तानपुर पट्टी के ग्रामीण तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों ने रैली कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है और अपने घरों के लिए मालिकाना हक देने की मांग की है। खेड़ा ग्राम पंचायत स्थित सुल्तानपुर पट्टी वन भूमि पर बसी हुई है, जिसका मालिकाना हक लोगों के पास अब तक नहीं है, जिसके चलते समय समय पर वन विभाग द्वारा भूमि से हटने के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उन्हें अब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। हम गोलापार सुल्तान नगरी निवास करनु क्योंकि हम लोग अपन आशियाना बने रहो वह हम जो बिल्कुल आज तक हमको कहीं से कहीं तक उसका कोई लाभ नहीं है। हमारे पूर्वज वहीं पर ही रहे और चले भी गए। आज हमारी इतनी उम्र हो गई, आगे को हमारे बच्चे क्या करेंगे। हमारी यही सरकार से निवेदन है कि हमको हमारा मालिकाना हक दे दे और हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और दूसरे हमारे ये जो पंचायती राज के चुनाव कट गए हैं, प्रधानों के वोट हमसे जो कट गए हैं। ग्राम सभा खेड़ा में सुल्तान नगरी एक तोक है, उसमें 70 सालों से लोग निवास कर रहे हैं। अभी तक का वहाँ के लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है और 10 पंचवर्षीय योजना में वहाँ के ग्राम पंचायत के वोट तक का इस बीजेपी सरकार ने काट दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इन लोगों ने ये बोला था कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, तो हम लोग सबको सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था। आज आप देख रहे हैं सावन मास का दूसरा दिन है, हरेले के त्योहार में तक का हमारी मातृशक्ति बुद्ध पार्क में आके बैठी हुई है। तो वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं ये ग्रामीण, जिन्हें हटाने के लिए वक्त वक्त पर नोटिस जो है वन विभाग की ओर से जारी दिया जाता है और इसी बात को लेकर यहाँ बसे लोग निराश भी हैं और परेशान भी हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 70 साल से ये लोग वहाँ बसे हुए हैं, तो अब उन्हें इस जगह का मालिकाना हक दिया जाए। और हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक अधिकारी जुड़ गए हैं। दीपक, ज़रा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, अपनी बात किस तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर बसे लोगों ने की है। क्या ये पहली बार है इस तरह से रैली निकाली गई या इससे पहले भी इस तरह से प्रदर्शन के जरिए मांग पत्र सौंपा गया है? जैसे ही आप देख सकते हैं कि आज मालिकाना हक को लेके इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। 3 दिन हो गए इनको यहाँ पर मालिकाना हक के प्रदर्शन करते हुए। जी, यही मांग है इनकी, यही मांग है कि हमारे हम 70 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा मालिकाना हक हर कोई पार्टी आती है यहाँ पे, वो इलेक्शन लड़ती है, सबको लड़ती है, हम वोट देते हैं, उसके बाद भी हमारे इन्होंने इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। दीपक, ये लोग जो हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 70 साल से वहां पर बसे हुए हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो ऐसी जगह पर विवादित भूमि पर बसे हुए हैं जिस पर वन विभाग कहता है कि उसका अधिकार है? दूसरा, ये जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या पहले ये बात किसी के भी संज्ञान में नहीं थी कि ये जो जगह है वो सरकारी जगह है, अवैध तरीके से यहाँ लोग बसे हुए हैं? पहले निकालने की कोशिश क्यों नहीं हुई? जो भी राजनीतिक दल आता है वो यही कहता है कि क्या कहते हैं, हम आपका इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन कोई बार इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही माहौल गर्म रहता है। जैसे कि डोमा का मामला है या आपका ये गोलापार का मामला है और आपका लालगों का मामला है, ये सारे विवादित मामले हैं जो वन विभाग की जमीन पे पकड़े हुए हैं। वैसे ही करके जिन्होंने आज लगातार 3 दिन इनको हो गए हैं बैठे हुए, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई, तो उन्होंने आज ज्ञापन देके अपना ज्ञापन दिया है। और अगर अभी भी कोई सुनवाई नहीं होती है, आश्वासन नहीं मिलता है, तो आगे क्या कदम होगा, इस बारे में कोई जानकारी दी? अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये लगातार यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो उन्होंने आज एक ज्ञापन देके मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को भी दिया है ज्ञापन, सिटी मजिस्ट्रेट को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी दिया है ज्ञापन।
चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इन्होंने साफ कर दिया है अगर आगे सुनवाई नहीं होगी तो और संघर्ष जो है वो तेज किया जाएगा। उधर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम सावन महीने में भक्तों से भरा रहता था, लेकिन अब सुनसान है। केदारनाथ में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था और अब कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित होने से बाबा की नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सावन में भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। धाम में दूर दूर तक एक भी भक्त दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 35वें दिन भी जारी है। मंदिर परिसर में धरना देते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार और देवस्थानम बोर्ड के द्वारा पर्यटक स्थल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों को खोलने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो मेरा देवस्थानम बोर्ड और सरकार से यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे धार्मिक स्थलों को खोलें, जिससे भक्तजन बाबा केदार को जल चढ़ाने के लिए आएँ। जब जो है खाली पड़े हुए हैं, जिस श्रावण मास में बाबा के चरणों में सभी शिव भक्त, लोकल लोग, स्थानीय लोग और यात्री लोग जो गौमुख से जल भर के आते थे और बाबा जी को अर्पित करते थे, आज सरकार के द्वारा और देवस्थानम के द्वारा उनको नीचे रास्ते में रोक दिया जा रहा है। तो ये बड़ी सोचने का विषय है। ये विडंबना ही है कि जहां एक और हर गांव तक सड़क पहुंचाने की बात कही जा रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जनपद के पौड़ी खाल क्षेत्र का है, जहां सड़क नहीं है। सड़क ना होने पर ग्रामीण एक बुजुर्ग बीमार महिला को डोली के सहारे कई किलोमीटर दूर तक लेकर गए। ऐसे बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंचते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया। आके थकी हमारी रोड को देखते देखते 6 महीने से अब इधर ना विधायक सुनता है, ना शासन, ना प्रशासन, कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पे कितनी बार आ गए हम, कितनी बार शासन के पास चले गए, कितनी बार विधायक के पास चले गए हम, कितनी बार पीडब्ल्यू के पास चले गए हम। पीडब्ल्यू करते हैं कि वो विधायक साहब करेंगे, विधायक साहब को टर्न नहीं डाल रहे सुनने से। आज 6 महीने हो गए हमको, 4 महीने भूमि क्या बोलते हैं उसको हो चुके हैं। कहते हैं किसी गांव का विकास देखना हो तो उस गांव तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति देख लेनी चाहिए। गांव तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति गांव और क्षेत्र के विकास की कहानी को बयां कर देगी। अब जरा स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए और गौर कीजिए कि ये तस्वीरें थराली विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन नगरी के नाम से जाने जाने वाले ग्वालदम क्षेत्र से गुजर रही ग्वालदम खम्मा पधार चिड़िंगा मोटर मार्ग की हैं। थराली लोक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन इसे सड़क कहता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश होने पर ही ये सड़क कीचड़ से सराबोर होकर गायब हो जाती है और लोगों को मजबूरी में अपनी जान हथेली पर रखकर इसी सड़क से आवाजाही करनी पड़ती है। अब इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर 2022 के विधानसभा चुनाव की बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। हमारी जनता जो हमारी इस ग्राम पंचायत की पूरी ग्राम पंचायत का कहना यह है और पूरी ग्राम पंचायत का एक मुझ पर एक दबाव भी बना हुआ है कि आप इस पर धरना प्रदर्शन करो। इस बार अगर इस रोड नहीं तो वोट नहीं। फाइनल जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि इस बार अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। जनता का बिल्कुल ये कहना है। लगभग 4-5 साल पहले बनी थी, कच्ची रोड है और बरसात में 2-3 बार बंद हुई तो हम फिलहाल JCB से अपने खुलवा देते हैं और कहीं गड्ढे वड्ढे बना देते हैं। इसके सुधारीकरण का एस्टीमेट शासन को गया है 405 लाख का और इसकी स्वीकृति प्राप्त होती इस पर काम प्रारंभ करा दिया गया। थराली जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोल्टी के पास आए दिन लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। दरअसल बीते दिनों बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था। कई घंटों बाद पुलिस और NDRF की टीम ने युवक के शव को खोजा, जिसके बाद शव बरामद हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि BRO कई साल से इस मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है। अगर BRO बरसात से पहले ही इसका सही इंतजाम कर देता है तो एक जिंदगी बच सकती थी। बहरहाल BRO ने घटना से सबक लेते हुए सड़क पर हुए गड्ढों की मरम्मत करना शुरू कर दी है। कर्णप्रयाग थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस जगहों पर हम हैं
यहाँ पर जो पीछे गधेरा है, लोटी गधेरे के नाम से ये गधेरा जाना जाता है। और बीते 12 जुलाई को एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई थी। एक बाइक सवार उफनते गधेरे की तेज़ बहाव में यहाँ से बह गया था। घटना के अगले दिन 25 घंटे बाद कड़ी मशक्क़तों के बाद पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने उस बाइक सवार की जो डेड बॉडी है उसे इसी गधेरे से बमुश्किल 500 मीटर नीचे से निकाला था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो घटना हुई कैसे। जो इस लोटी गधेरे का जो तेज़ बहाव था उसकी चपेट में वो युवक आ गया था। लेकिन अब बीआरओ ने सबक लेते हुए इस पानी को, इस गधेरे के पानी को डाइवर्ट करने का काम किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें गार्डर पहले से बीआरओ द्वारा लगाया गया था। लेकिन बरसात को देखते हुए भी जो मानसून की प्री जो तैयारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं फीकी नज़र यहाँ पे आई हैं। इस व्यवस्था को अगर पहले कर लिया जाता, बीआरओ हादसा होने से पहले अगर सबक ले लेता तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी, उस व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। हालांकि अब बीआरओ ने सबक जरूर लिया है और आते हुए मानसून को देखते हुए यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं थी उन्हें दुरुस्त करने का काम यहाँ पे किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो गधेरे की जो लोकेशन है उसे कहीं ना कहीं चेंज किया गया है और साथ ही साथ जो बड़े गड्ढे थे उन्हें भी भरने का काम यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर यही काम बीआरओ पहले कर चुका होता तो शायद एक जान को बचाया जा सकता था। खराली से वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लालकुआं नगर पंचायत में विभिन्न विभाग अधिकारियों की बैठक हुई और इसमें शहर के रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडर जोन बनाने और बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपजिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने अलग वेंडर जोन बनाए जाने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने कहा कि सर्वसहमति से जल्द ही नई जगह का चयन कर लिया जाएगा। एक विषय था नगर में जो वेंडिंग जोन निर्धारित होना है वो वेंडिंग जोन निर्धारित हो जाए, चिन्हित कर दिया जाए और उसको फाइनल कर दिया जाए। उसमें 2 वेंडिंग जोन मुख्य रूप से चिन्हित कर लिए गए हैं और दोनों वेंडिंग जोन का प्रस्ताव जो है भेजा जा रहा है। उसमें से एक वेंडिंग जोन जिसमें साप्ताहिक बाजार भी लगता है, वहाँ पे निर्माण कार्य भी अनुमान्य है, उसका टेंडर नहीं हुआ है। तो वहाँ मैक्सिमम जितने हमारे फड़ वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। और इन द मीन वाइल जब तक कि वहाँ निर्माण होता है उस
उस दौरान के लिए हमने 2 अलग से स्थल चिन्हित किए हैं, जिस पर उपस्थित जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं या नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं या फड़ और ठेली वाले अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई है। तो मुझे लगता है कि इस नगर में ये वेंडिंग जोन वाली दिक्कत ये मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा नगर पंचायतों में से होगी, जहाँ पे हम वेंडिंग जोन बनाकर क्रियान्वित करने जा रहे हैं। यहाँ जो इकट्ठा हुए थे सारे अधिकारी, एसडीएम साहब भी थे और जिले के सारे अधिकारी उपस्थित थे, और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में कोई बीमारी आने ही नहीं देंगे। मलेरिया से लेकर के, सैनिटाइजर से लेकर के, फोकिंग से लेकर के सारे युद्ध स्तर पर वर्क करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे क्षेत्र में आए नहीं पाए। उत्तराखंड पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। मंगलौर के लिब्बर हेडी गांव के भाई बहन भी इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, साथ ही खेलों के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोनों भाई बहन उत्तराखंड पुलिस और बीएसएफ में रहकर देश सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर डीजीपी साहब, डीजीपी उत्तराखंड के तरफ से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें यशपाल सिंह बिष्ट जी और उत्तराखंड पुलिस हमें पूरा सहयोग कर रही है। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे युवा हैं उनको बचा सकें। जैसा कि नशा, चारों तरफ नशा फैल रहा है, तो हम इनको नशे से हटाकर एक सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं। और जो हमने सीखा है या जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस है या जो भी है, वो हम इन बच्चों में शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर इनको सुविधा मिलेगी हमसे भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 साल से लेके और तकरीबन 18-19 साल तक के बच्चे हैं। हमारे गांव में बच्चों ने पहल की, डीजीपी हमारे अशोक कुमार जी की तरफ से यशपाल बिष्ट जी सहयोग कर रहे हैं इसमें, और हमारे बच्चे सालू, शुभम, इन्होंने जो पहल की है ये सराहनीय है और मैंने दिल से सैल्यूट करता हूँ। बागेश्वर में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। आज सुबह बागेश्वर की कांडा तहसील में बादल फट गया। बादल फटने से अचानक पहाड़ी से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा गिरने लगा। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बादल फटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जरा बताएं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, राहत बचाव कार्य जो है वो किस तरह से चल रहा है? जी कहना कार्य अभी पूर्ण हो चुका है, इसमें कोई हताहत नहीं है। और देखा जो जाए कि बागेश्वर जिले में 12 सड़कों का निर्माण जो स्लाइडिंग की वजह से रुका पड़ा है, और उसी सड़कों में ज्यादा से ज्यादा लोग आवत जावत होती थी, और वो रोड ब्लॉक है, कम से कम 12 रोड ब्लॉक है। इसी संदर्भ में आगे की जो व्याख्या कांडा में हुई थी, कांडा की जो अभी की स्थिति है वो सामान्य है, और देखा जाएगा कि रेस्क्यू टीम और आपदा प्रबंधन टीम सारी पहुंची थी। और कहना हम चाहेंगे कि बागेश्वर में जो भी स्थिति बनी है उसमें अभी फिलहाल राहत है, और राहत में यही है कि सभी लोग पहुंचे थे, जिला आपदा प्रबंधन और डीआरडी टीम, और इसमें किसी के हताहत नहीं है। सबसे प्रमुख व्याख्या तो यही है जी। गनीमत है कि कोई जानी नुकसान यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन मनोज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाढ़ का खतरा क्या अभी भी वहाँ पर बना हुआ है? प्रशासन ने अलर्ट रहने के लिए क्या कोई यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की है? जी कहना ये हम बताना चाहेंगे कि आज के भविष्य के लिए उन लोगों ने ये बोल रखा है कि किसी भी कहीं पर की गलियों में जो भी हमने हमारे आपदा प्रबंधक अधिकारी हैं उन्होंने उनको बताया है कि, और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके भी ग्रामों में ये दिक्कतें हुई थी और उनको उन्होंने राहतपूर्ण सामग्री भी पहुंचाई है। उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि सामने अभी हमारे काफी एनडीआरएफ के भाई लोग हैं, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। तो उसी में हमको ये है कि अभी ये जो कांडा में आज भूखलन और ये जो बादल फटने का प्रकरण चला था उसमें अभी फिलहाल रोकथाम है। जी चलिए, स्थिति यानी कि कह सकते हैं कि अब सामान्य हो। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।